हेलो जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज प्रोबेबिलिटी की तीसरी वीडियो जिसमें हम शुरू करने वाले हैं 13.2 सेकेंड एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और दूसरा हमने सीखना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ आपने पहले के 2 वीडियोस पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कंप्लीट नहीं किए भैया तो पहले उनको फटाफट से देख लो और जल्दी से इस चैप्टर को निपटा दो, क्योंकि जब ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों के लिए मैं एक रिवीजन सीरीज यहाँ पे शुरू करूँगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊंगा, 2 मार्क्स पे और 4 मार्क्स पे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी शुरू करने के लिए टाइम निकालूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे दोस्तों? देखिए ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी बच्चों, आपको ये बात याद दिला देता हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट क्या है? कॉइन को 2 बार टॉस करना है। कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो सोचिए कॉइन को अगर 2 बार टॉस किया जाता है तो उसमें जो आउटकम्स होंगे मेरे दोस्तों, आउटकम्स वो क्या क्या होंगे? आप बोलेंगे एच टी, टी एच, टी टी और एच एच। इसके अलावा तो और कोई आउटकम्स नहीं बनेंगे ना। ये हमने बना दिया सैंपल स्पेस। अब देखिए इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों, अगर मैं अब आपसे पूछ लूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एच इन फर्स्ट टॉस एंड टी इन द सेकेंड टॉस, यानी कि ये एच टी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक ही आउटकम है पूरा। ठीक है तो पूरा एक ही आउटकम, लेकिन इस एक आउटकम के अंदर भी बेटा यहाँ पे 2 आउटकम है। ठीक है, पहली बारी में क्या आएगा, दूसरी बारी में क्या आएगा, तो ये दोनों ही इवेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये सिंगल आउटकम बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो देखिए ऐसा बच्चे आपको मालूम है कि यहाँ पर टोटल जो आउटकम्स बनेंगे कितने हैं? 4, बट उसमें फेवरेबल सिर्फ कितना है? फेवरेबल एक ही है। तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों एच टी की जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/4। ठीक है, ये एक तरीका आप लोगों को आता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था मेरे दोस्तों, और वो क्या था? एच और टी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो पहले आप ये सोचिए कि सिक्के को अगर आप 2 बार उछाल रहे हो, तो जब सिक्के को आप पहली बार ही उछालोगे तो पहली बारी में क्या आ सकता है? आप बोलोगे एच भी आ सकता है या टी भी आ सकता है। तो हमें तो पहली बारी में चाहिए क्या? जो चाहिए मैं उसको कंसिडर करूंगा ना। मुझे पहली बारी में हेड चाहिए, तो सोचिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिर्फ इसको कंसिडर करो बेटा। तो आप बोलेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कितनी? 1/2 इनटू मेरे दोस्तों फिर दूसरी बारी भी तो आप कॉइन को टॉस करने वाले हो, दूसरी बारी भी आप कॉइन को टॉस करने वाले हो, तो दूसरी बारी में भी या तो हेड आएगा या दूसरी बारी में टेल आएगा। बट आपको इस बार चाहिए क्या मेरे दोस्तों? आप बोलेंगे हमें टेल चाहिए। तो इस हिसाब से बताओ टेल आने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों से क्या हो जाएगी बेटा? आप बोल देंगे 1/2। तो दोस्तों आपका जो अब भी जो आंसर आया वो कितना आया मेरे बच्चों? अब जो आंसर अगेन आपका 1/4 ही आया है, अलग आंसर आपका नहीं आया दोस्तों। राइट, तो देखिए इसमें हुआ क्या, आप लोगों ने जब सिक्के को पहली बारी में टॉस किया तो पहली बारी में आप लोगों को चाहिए था हेड इनटू दूसरी बारी में आप लोगों को टेल चाहिए था मेरे दोस्तों, दूसरी बारी में आप लोगों को टेल चाहिए था। तो आपने हेड की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दी है टेल की प्रोबेबिलिटी से और आंसर देख लो आपका अगेन सेम ही आया, अलग आंसर नहीं आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई थी 11th क्लास में। देखो इसमें देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोल दूँ हेड टेल और हेड 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 हेड, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कोई एक ही इवेंट है एच टी और एच एच, लेकिन इसमें देखो एच टी आपस में जुड़े हुए हैं और ये एच एच आपस में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच में मेरे दोस्तों क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। तो आप बोलेंगे देखो इस हिसाब से देखो, अगर मैं आपसे पुराने जैसे आप लोगों ने तरीका सीख रखा है कि टोटल जो आउटकम्स हैं वो 4 हैं, बट उसमें फेवरेबल कितने हैं? 1 और 2। फेवरेबल तो 2 ही है ना। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है, आंसर जो आपका होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए 2/4, यानी कि 1/2 आंसर आना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो देखिए ऐसा है ना, इस इवेंट में देखो एक एलिमेंट तो ये रहा और एक एलिमेंट ये रहा। सही बात है, 2 एलिमेंट मेरे पास, एक एलिमेंट है एच टी, दूसरा एलिमेंट है एच एच। तो आप देखो इनके बीच में कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस एच टी की प्रोबेबिलिटी अलग से निकालोगे,
एच एच की प्रोबेबिलिटी अलग से निकालोगे और बाद में दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दोगे, ठीक है। लेकिन एच टी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोस्तों आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एच और टी आपस में क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों। तो बताइए, अगर मैं सिक्के को उछालता हूँ तो पहली बारी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे 1/2, तो ये 1/4 बन गया, ये एच टी की प्रोबेबिलिटी है। प्लस इस एच एच में बच्चे एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा दोस्तों, अगेन आपका आंसर 2/4 आ जाएगा। आंसर आपका डिफरेंट नहीं आने वाला, आंसर सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब जरा सोचिए, एक एक्सपेरिमेंट और सुनो, एक एक्सपेरिमेंट और सुनो दोस्तों। अगर मैं बोलता हूँ एक कॉइन के साथ हमने डाइस को थ्रो कर दिया, कॉइन के साथ हम लोगों ने एक डाइस को थ्रो किया, तो सोचिए कॉइन को जब टॉस करते हो तो हेड आ सकता है, लेकिन जब कॉइन के बाद आप डाइस को थ्रो करोगे तो डाइस पे 1 2 3 4 5 या 6 इसमें से कुछ आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कॉइन पे हेड आए, कॉइन पे टेल भी आ सकता है। और सोचिए कॉइन पे अगर टेल आता है तो डाइस पे 1 2 3 4 5 या 6 इसमें से कुछ आएगा। तो जो आपका सैंपल स्पेस बना मेरे दोस्तों, उसमें कुल मिला के 12 एलिमेंट है। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, इस H1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप सिंपली बोल दोगे टोटल एलिमेंट है 12, उसमें फेवरेबल केवल एक ही है, राइट। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना चाहूँ मेरे दोस्तों, तो देखो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। सोचिए आप पहले सिक्के को थ्रो करने वाले हो, और जब सिक्के को थ्रो करोगे दोस्तों तो उस पर हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है बच्चों। तो देखिए यानी पहली बार जब सिक्का उछालोगे तो हेड, हमें तो हेड चाहिए, तो हेड के चांसेस 1/2 हैं, इनटू फिर आपको 1 भी चाहिए मेरे दोस्तों। अब डाइस को थ्रो करने वाले हो, और डाइस को जब थ्रो करोगे तो डाइस पे 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, पर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1। तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो आपका जो आंसर है मेरे दोस्तों वो कितना आ जाएगा, वो 1/12 आ जाएगा। जैसे मैंने H1 निकाला, ऐसे मैं बोलो H1 H2 और T6, इस पूरे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें देखो क्या होगा, इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। देखो कॉमा जब भी होता है, कॉमा जब भी होगा, या इंग्लिश में लिखते हैं और, हिंदी में या फिर मैथ्स की भाषा में कॉमा, ये जब भी आएगा तो प्लस किया करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो H1 में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओ, 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 आपका आंसर आ जाएगा 3/12, राइट। तो ये तरीका है दोस्तों, ये आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था यार। तो देखो सेम चीज क्लास 12th में भी है। अब क्योंकि आप लोगों ने ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है मेरे दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो देखो होगा क्या ना, जैसे आप लोगों को मालूम है, देखिए दोस्तों ऐसा है ना, अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी थी, तो अब उसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे अगर आपको बेटा मैं बोलूँ कि P B/A निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B/A, तो क्या आंसर करते हो, आप बोलते हो भाई कि A और B का इंटरसेक्शन, A और B का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में रहेगा और अपॉन में जो इवेंट हो चुकी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाया करता है, राइट। तो देखिए अब अगर मैं बोलूँ कि इस PA की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो PA लेफ्ट में आ गया, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, B/A से, और वो किसके इक्वल आ गया दोस्तों, A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ गया। तो देखिए दोस्तों ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है भाई। देखो होगा क्या ना, A इंटरसेक्शन B को ना अब सिंपल AB लिखा करेंगे, अगर लिखा हुआ है AB, इसका मतलब क्या है, A एंड B इन दोनों इवेंट को ऑकर करवाना भैया, दोनों इवेंट हमारी हैपनिंग होनी चाहिए, दोनों इवेंट हमारी हो जानी चाहिए, ठीक है जी। तो इस हिसाब से दोस्तों PA B की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, PA इंटू B/A के इक्वल, इसकी जगह AB लिख दिया और ये तुमने एज इट इज उतार दिया है। तो देखो कोई नई चीज़ नहीं है, जो अभी तो मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था ना वही है, जब मैं अभी आपको एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये क्या कहना चाह रहा है उसका मतलब समझ लेना, ये कहना चाहता है कि आप किसी इवेंट AB की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो,
यानी कि आप चाहते हो कि पहले ए हो फिर उसके बाद बी हो, पहले ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके जस्ट बाद आपको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये ए और बी आपस में एसोसिएटेड हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि एच एच आपस में जुड़े हुए हैं, एच एच आपस में जुड़े हुए हैं, कॉमा फिर एच, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते थे, पहले इस एच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, फिर आप लोग इस एच की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते, फिर इन दोनों को प्लस कर मल्टीप्लाई कर लिया करते थे। तो यहाँ पर वही सीन है मेरे दोस्तों, पहले आप लोगों को किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले आप लोगों को ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोस्तों, पहले आप लोगों को ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ ली है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक इवेंट अगर हो चुकी है तो उसके बाद दूसरी इवेंट फाइंड करनी है। तो मेरे दोस्तों सोचिए, इवेंट ए अब हो चुकी है और जो चीज हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, और अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इवेंट ए हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों पहले ए फाइंड करना था, लिख दिया, फिर बी फाइंड करना था, मैंने वो भी लिख दिया, लेकिन इवेंट ए हो चुकी है इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ गया। और देखिए, मान लो मैं लिखता हूँ ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है, पहले आप लोगों को इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब इवेंट ए हो चुकी है अब बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब इवेंट ए और बी दोनों हो चुके हैं अब आपको सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोस्तों। तो ये तरीका हुआ करता है मेरे दोस्तों, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे ना एक एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा। ये समझ लीजिए, एक बैग है, ये कोई बैग है मान लो, ठीक है ना, कोई बॉक्स टाइप का कुछ भी है, इसके अंदर ना बॉल्स है बेटा, बॉल्स, लाल रंग की भी बॉल है 4, ब्लैक कलर की भी गेंदें हैं बेटा 6, रेड कलर की बॉल कितनी है 4, ब्लैक कलर की बॉल कितनी है 6, टोटल बॉल कितनी है मेरे दोस्तों 6 4 10। सही बात है। अब जरा दोस्तों, अब जरा समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं इफ टू, पहला पार्ट की बात हो रही है, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब दोस्तों आप लोगों को याद है कि नहीं याद, विद रिप्लेसमेंट, अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बॉल को वापस बैग में डालना। जो गेंद आपने बैग से निकाली है उस गेंद को देखो, उसकी शक्ल देखो, दोबारा उसको बैग के अंदर डाल दो। ठीक है, चोरी नहीं करनी है, ये नहीं कि अपनी पॉकेट में डाल के बेटा सीधा पहले फुर्सत में निकल ली है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बैग में से बॉल निकाल लो और बॉल निकाल कर उसको दोबारा बैग के अंदर डाल दो। ठीक है, ये होता है विद रिप्लेसमेंट। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअल में आपने जो रिप्लेसमेंट का मीनिंग अंग्रेजी में पढ़ रखा होगा, थोड़ा उससे थोड़ा हटकर लग रहा है बेटा। यहाँ पे रिप्लेस का मतलब जनरली आप लोग क्या देखते हैं कि एक की जगह दूसरे रख दिया, ये तो आप रिप्लेस करते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप लोग कई बार रिप्लेस करते हो, तो क्या ए की जगह बी कर देते हो, सी की जगह डी कर देते हो। 3 इडियट्स में भी ऐसे कुछ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर रिप्लेस का मतलब वो नहीं है कि हाँ एक बॉल निकाल कर उसी जगह दूसरी बॉल रख दी। यहाँ पर रिप्लेसमेंट का मतलब है कि बैग से बॉल निकाली और उसको दोबारा से बैग के अंदर प्लेस कर दिया, रीप्लेस कर दिया। बात समझ आ रही दोस्तों? तो देखिए ऐसा है ना। अब जरा सोचिएगा, मैंने आपसे क्या बोला, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। हमने बैग में से पहली गेंद निकालनी है, उसका रंग देखना है, दोबारा उसको बैग में डाल देना है, फिर बैग से दूसरी बॉल निकालनी है, उसका रंग देखना है, दोबारा से उसको बैग में डाल देना है। यानी बॉल निकालो, दोबारा उसको अंदर डाल दो, फिर बॉल निकालो, दोबारा बैग के अंदर डाल दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब देखना मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहली भी रेड बॉल और दूसरी भी रेड बॉल। 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अब क्या होनी चाहिए? तो देखिए मैं आपसे 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं दोस्तों। तो ऐसा होता है ना, आपको पहले तो फर्स्ट गेंद निकालनी है,
वो बॉल निकालने के बाद आपको दोबारा उसको बैग में डाल देना है। तो सोचिए तुम्हारे सामने एक बैग है, सोचो जरा, इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बैग है, बैग के अंदर 4 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, ये तो तुम्हें मालूम है, लेकिन वो बॉल तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। बैग के अंदर हाथ डालना है और फिर उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। यानी कि आप बॉल की शक्ल देखकर बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप आंख बंद करके बैग में से बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो निकलने के तो रेड बॉल भी निकल सकती है, निकलने के लिए ब्लैक बॉल भी निकल सकती है। आपको पहली बॉल निकालनी है, आप पहली बॉल निकालने वाले हो, ठीक है। तो देखिए सोचिए पहली बॉल में रेड होने के चांसेस कितने हैं, चांसेस कितने हैं, तो आप बोलोगे 4/6, 4/10। 4/10 क्यों? क्योंकि बैग के अंदर जो टोटल बॉल्स हैं वो कितनी है, आप बोल दोगे 10 है, पर आपको निकालनी कौन सी है, आपको रेड वाली निकालनी है। तो रेड 4/10 ये होगी इसकी R1 की प्रोबेबिलिटी इनटू मेरे दोस्तों, अब आपको R2 चाहिए। फिर से दोस्तों, अब जो बॉल आपने अभी रेड वाली निकाली ना, उसको दोबारा बैग के अंदर डाल दो, बैग के अंदर डाल दिया। अब आप बैग में से दूसरी बॉल निकालने वाले हो, सेकंड बॉल अब आपको बैग से निकालनी है। तो सोचिए बैग के अंदर तो अभी भी 4 ही रेड बॉल है और ब्लैक तो 6 ही है ना, फिर तुम बोलोगे ब्लैक तो रेड तो एक निकल चुकी है। भाई रेड जो निकली थी उसे तुमने दोबारा से बैग के अंदर डाल दिया है, तो रेड पहले भी 4 ही थी और अब भी 4 ही हैं, ठीक है। और अब आप दूसरी रेड निकालने वाले हो, तो फिर से रेड निकलेगी, तो उसकी अगेन चांसेस क्या रहेंगे, 4/10। तो मेरे दोस्तों ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि पहले रेड निकली 4/10 इनटू, अब क्योंकि पहले एक रेड निकल चुकी है और अब आपको दूसरी बॉल भी क्या चाहिए, सेकेंड बॉल भी आपको क्या चाहिए, रेड ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया 16/100, ये अपन का यहाँ पे आंसर आ चुका है। ऐसे दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकेंड बॉल ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहली बॉल रेड है और दूसरी बॉल ब्लैक है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को फाइंड करनी है। तो सोचिए आप 2 बॉल बैग में से निकालने वाले हो भाई, ठीक है ना, हमारे बच्चों प्यारे भोले न्यारे, आप इस बैग में से 2 बॉल निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना, और तुम्हें टास्क दिया गया है कि भैया पहली रेड बॉल निकालना और दूसरी ब्लैक बॉल निकालना, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है सर, पहली रेड बॉल निकालने चले गए तुम, ये बंदा जाएगा बैग के अंदर हाथ डालेगा, निकलने के लिए तो रेड भी निकल सकती है ब्लैक भी निकल सकती है, ठीक है। तो हमें तो चांसेस फाइंड करने की, पहली रेड होगी तो रेड होने के चांसेस कितने हैं, चांसेस थोड़े कम है ब्लैक के मुकाबले, लेकिन स्टिल चांसेस हैं कितने, 4/10 इनटू एक निकल गई। अब उसके साथ ही जब रेड निकल गई तो अभी इसके हाथ में जो रेड बॉल आई होगी ना, इसने दोबारा उसको बैग के अंदर डाल दिया, क्यों, क्योंकि बोला हुआ है विद रिप्लेसमेंट। अब बेटा अब इसकी बारी क्या है, अब इसकी बारी है ब्लैक बॉल निकालने की, और ब्लैक बॉल निकालने के लिए मेरे बच्चे जब ये बैग के अंदर हाथ डालेगा तो अब रेड नहीं निकालनी, ब्लैक निकालनी। निकालने के लिए तो देखो रेड भी निकल सकती है ब्लैक भी निकल सकती है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इस ब्लैक के निकलने के चांसेस कितने, चांसेस तो चांसेस बड़े 6/10 और हमारा जो आंसर आ जाएगा 24/100 हो जाएगा दोस्तों। ये इसका तरीका है मेरे बच्चों। अगर यही चीज मैं आपसे बोलता कि पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, पहली बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसको बोल दिया भैया बैग के अंदर हाथ डाल ब्लैक बॉल निकाल, फिर दोबारा बैग के अंदर हाथ डाल, फिर दोबारा से ब्लैक बॉल निकाल, यानी 2 बार ब्लैक बॉल निकाल। तो पहले बैग के अंदर हाथ डालेगा, अब ब्लैक के चांसेस कितने, 6/10, फिर दोबारा ये बैग के अंदर हाथ डालेगा तो फिर से ब्लैक के चांसेस कितने, 6/10, और आपका जो आंसर आ जाएगा 36/100। तो मेरे दोस्तों ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने अभी आपको कराया, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर आप इसको देखो क्या ले सकते हो, ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू 6/10, ये भी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पहली बारी में नहीं, पहली बारी में तो ब्लैक निकल चुकी है, दूसरी बारी में ब्लैक निकलेगी B2/B1। तो आप देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले B1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, जब B1 हो चुकी है तो उसके बाद आपने B2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी मेरे दोस्तों। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है दोस्तों। ये अगर समझ में आई है तो अपने इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। चेंज देखो कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन को देखो, अब मैं लिख देता हूं 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement।
अब जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब नहीं मालूम बेटा, मैं आपको बता दूं, बैग में से बॉल निकाल कर दोबारा बैग में नहीं डालना। हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ी सी चोरी करनी है। ये लड़का बोला इससे भैया बैग में से बॉल निकाल, बॉल निकालेगा, 2 बार निकालनी है, पहले हाथ डाल, एक बॉल निकाल। इसने बॉल निकाली, अब ये उस बॉल को ना इसके अंदर नहीं डालेगा, साइड में रख दो भैया, कहीं पे अपने पॉकेट के अंदर रख दो, घर चले जाओ छुपके एकदम पार गोली, ठीक है। फिर दोबारा से बैग के अंदर भैया हाथ डाल, फिर एक बॉल निकाल, और उस बॉल को भी दोबारा से बैग में नहीं डालना, विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना, दोबारा से उसको रीप्लेस, वहीं पर रीप्लेस नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। तो आपने इस बार बॉल निकालकर उसको साइड में रख देना है। तो देखो जैसे जैसे तुम बॉल निकालते रहोगे वैसे वैसे टोटल बॉल कम होती रहेंगी, ऐसा होगा ना। पहले तो देखो क्या हो रहा था, बॉल निकाल भी रहे थे दोबारा वहीं डाल दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, बॉल निकाल रहे हो लेकिन दोबारा बैग में नहीं डाल रहे हो, उसको साइड में रख दे रहे हो दोस्तों। तो ये जो सिचुएशन है ये बेटा ये हमारे लिए होती है विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, 2 लाल गेंदें हम लोगों को निकालनी है। फर्स्ट बॉल शुड बी रेड एंड द सेकंड आल्सो शुड बी रेड, पहली भी रेड दूसरी भी रेड। पहली रेड बॉल होगी उसके चांसेस क्या लग रहे हैं भाई, देखो अभी तो बैग के अंदर कुल मिला के 10 गेंदे हैं, अभी तो बैग के अंदर 10 गेंदे, मैंने उसको बोला भैया बैग में हाथ डाल और वहां से लाल गेंदे निकाल, तो लाल तो 4 हैं, टोटल 10 है, पहली लाल निकल गई भाई, मान लेते पहली लाल निकल गई, ठीक है। अब सोचो इस बच्चे ने बैग में से लाल गेंद निकाली, लाल गेंद निकाल दी, ठीक है। तो अब बच्चे अब जो है अब बैग के अंदर रेड जो होंगी, अब वो कितनी बची होंगी, रेड तो पहले 4 थी, एक उसने निकाल दी, अब कितनी बची 3, लेकिन ब्लैक तो पूरी 6 की 6 बची हुई है ना, ब्लैक तो पूरी 6 बची है, और टोटल कितनी भाई हमारे पास 9। तो बच्चे अब आपको दूसरी बॉल निकालनी है, मैंने इसको बोला भैया दोबारा बैग के अंदर हाथ डाल और एक बॉल निकाल। तो देख ऐसा है ना, अब टोटल बॉल 10 नहीं है, अब टोटल बॉल कितनी है 9, हमें निकालनी कौन सी है, रेड पहले कितनी थी 4, लेकिन एक तो ऑलरेडी निकाल चुका है, अब रेड कितनी बची है 3, और दूसरी रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/9, और हमारा आंसर आ जाएगा 4×3=12 के बट्टे में 90। दोबारा सुनिएगा, एक बैग है इसमें लाल रंग की गेंदें हैं 4 और ब्लैक रंग की गेंदें हैं 6। इस बच्चे को बोला कि यहाँ से एक बॉल निकाल दे लाल रंग की, जब लाल रंग की गेंद यहाँ से निकल गई तो बेटा जो पहले 10 बॉल थी अब वो कितनी बची होंगी, 9 बची होंगी। फिर मैंने इस बच्चे को बोला बेटा दोबारा से इस बैग में से एक लाल रंग की गेंद निकाल, तो लाल रंग की गेंद बची कितनी है 3, और टोटल कितनी बची 9। तो इसलिए जब पहले तुम बॉल निकाल रहे थे तो पहले रेड बॉल के निकलने के चांसेस 4/10 थे, 4/10। जब एक रेड निकल चुकी है अब दोबारा से रेड के जो चांसेस है वो 3/9 है, तो 3/9 और आंसर आ गया 12/90। ये पहला पार्ट था। अब देखो इसमें ही पहली रेड दूसरी ब्लैक, पहली बॉल होनी चाहिए रेड, दूसरी बॉल होनी चाहिए ब्लैक। रेड के चांसेस अभी जो कितने हैं, अभी हैं 4/10। सोचिए पहले हमें रेड चाहिए थी, रेड 4 है, टोटल कितनी 10, मैंने लिख दिया 4/10 इनटू दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए दोस्तों, दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए, अब रेड नहीं चाहिए, दूसरी बारी में क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। सोचो पहले बैग में थी रेड कितनी 4, ब्लैक कितनी थी 6, टोटल कितनी थी 10, पहले एक रेड निकाल चुका हूं और अब रेड कितनी बची 3, टोटल कितनी बची 9, ब्लैक तो 6 की 6 ही है ना, 4 में से एक ये कम हुआ भाई, रेड हमारी एक कम होगी, 3 बची, ब्लैक तो पूरी 6 की 6 है, मुझे चाहिए कौन सी ब्लैक, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/9, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/9। पहले रेड बॉल चाहिए थी तो 4/10, जब एक रेड निकल गई तो अब मुझे ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक तो पूरी 6 है ना, बट टोटल बॉल अब 10 नहीं है, अब वो 9 है हमारे पास, तो इसलिए 6/9, राइट। फिर देखिए पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, पहली भी ब्लैक और दूसरी भी ब्लैक, तो देखिए पहली ब्लैक होगी तो उसके चांसेस 6/10, जब एक ब्लैक निकल गई तो टोटल बॉल अब बची कितनी 9, पहली ब्लैक निकल चुकी है
अब ब्लैक पहले 6 थी, अब ब्लैक बची होंगी 5, रेड तो 4 ही रहेंगी। तो दोस्तों हमें ब्लैक चाहिए, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितना, 5/9। मैं मान के चलो आपकी बात समझ में आई होगी। देखो ये B1 B2 वाला केस दोबारा देखो, पहले चाहिए ब्लैक, ब्लैक कितनी है 6, टोटल कितनी है 10, 6/10 राइट। अब सोचिए जब एक ब्लैक निकल गई, अब ब्लैक कितनी बची 5, टोटल बॉल कितनी बची है 9, और दूसरी भी आपको क्या चाहिए, ब्लैक ही चाहिए, तो ब्लैक बची कितनी 5 और टोटल कितनी 9, इसलिए 5/9 लिख दिया मेरे दोस्तों मैंने। तो मेरे बच्चों ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस भी समझाया। मैं मान के चल रहा हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट बताने वाला हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बताया। अब इसमें ही एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जो कि 13.2 के क्वेश्चन हमें इस कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए बच्चों जरा समझिएगा इसमें होता क्या है। मेरे दोस्तों अगर कभी भी किसी एक इवेंट के होने या ना होने से किसी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता है, इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट, देन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अदरवाइज दे विल बी डिपेंडेंट इवेंट। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं और डिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं। दोस्तों देखिए समझ लीजिए कि एक बैग है, एक बैग जिसके अंदर रेड बॉल है 4 और ब्लैक बॉल है 6, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉल निकाल रहा हूँ, बॉल्स आर ड्रॉन। पहले पार्ट में विद रिप्लेसमेंट और दूसरे पार्ट में एक में विद रिप्लेसमेंट और दूसरे में विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए बच्चे ऐसा है, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। देखिए टोटल रेड बॉल है कितनी 4 और टोटल बॉल्स कितनी है 10, आंसर आ गया 4/10, सही बात है। अब जरा सोचिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ब्लैक बॉल मैं पहले निकाल चुका हूं, एक ब्लैक बॉल पहले ऑलरेडी निकल चुकी है, अब बताओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सोचो भाई, एक ब्लैक बॉल यहां से पहले ही निकल चुकी है और अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों आपका आंसर होगा, again answer will be 4/10 as this is the case of with replacement। मेरे दोस्तों जो भी गेंद पहले निकली होगी उसे दोबारा भी तो बैग के अंदर डाल दिया गया होगा ना। पहले अगर ब्लैक बॉल निकली है, पहले अगर यहां से ब्लैक बॉल निकली है तो ठीक है 5 होगी, बट दोबारा उस बॉल तुमने अगर बैग के अंदर डाल दिया तो ब्लैक बॉल तो फिर से क्या हो जाएंगी 6 हो जाएंगी और टोटल बॉल तो 10 ही रहेंगी ना, तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताओ मेरे दोस्तों, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/10 थी और अगर मान लो पहले ब्लैक बॉल निकल चुकी हो तो उसके बाद भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/10 है। ये था एक केस। अब इसी चीज को जरा आप एक दूसरे केस में समझिए, विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ओनली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, आप सिंपली बोल देंगे सर इट इज 4/10, सिंपल है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बोलूं इफ वन ब्लैक बॉल हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन, देन नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो मेरे दोस्तों एक ब्लैक बॉल पहले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ये केस कौन सा है, विद आउट रिप्लेसमेंट का मेरे दोस्तों। और जब एक ब्लैक बॉल पहले अगर निकल चुकी है तो सोचिए जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो इस सिचुएशन में आप चोरी कर लेते हो गेंद की, भैया बैग से बॉल निकाल कर आप उसको बैग में अपनी पॉकेट में डाल देते हो और सीधा गोली हो जाते हो बेटा। तो सोचो ब्लैक बॉल अगर पहले एक निकल चुकी है तो ब्लैक बॉल अब कितनी बची होंगी 5 और रेड बॉल कितनी बची होंगी 4, टोटल बॉल कितनी बची होंगी 9, टोटल बॉल कितनी बची होंगी 9। लेकिन उसमें हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, रेड की, और रेड कितनी है बेटा 4।
तो मेरे दोस्तों इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक बॉल के निकल जाने की वजह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। अगर पहले कोई भी गेंद ना निकली होती तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होती 4/10, लेकिन अगर मान लो ब्लैक बॉल पहले निकल चुकी है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब 4/10 नहीं रहेगी, 4/9 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो इवेंट्स होती हैं उसे हम बोला करते हैं डिपेंडेंट इवेंट, और इस तरह की जो इवेंट्स होती हैं मेरे दोस्तों इन्हें क्या बोला करते हैं हम लोग, इन्हें हम बोला करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में मेरे दोस्तों आप लोगों ने एक चीज देखी कि ये 4/10 तो इक्वल है ना, यानी आप कह सकते हैं कि चाहे आर की प्रोबेबिलिटी आज निकालो या आर की प्रोबेबिलिटी कल निकालो, चाहे ब्लैक बॉल निकली हो या ब्लैक बॉल ना निकली हो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी एक सेम ही रहेगी, अलग नहीं आती है। तो मेरे दोस्तों ये होती है हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट होती है दोस्तों इनकी खास बात होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट की खास बात होती है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यदि कभी भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, कभी भी अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इसमें देखने को ये मिलता है कि चाहे बी हुआ हो या बी ना हुआ हो, ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चाहे बी हुआ हो या बी ना हुआ हो, ए की प्रोबेबिलिटी जो पहले थी बी के होने के बाद भी ए की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे इवेंट ए हुई हो या ना हुई हो, बी की प्रोबेबिलिटी जो आज है वही कल भी रही होगी, इन पे असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जरा देखिएगा, अब अगर मैं आपसे बोलूं बनाओ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होती है, आप लोग आंसर करते हो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए बाई बी जो होता है बेटा वो तो किसके इक्वल होता है, पी ए के इक्वल होता है ना। तो मेरे दोस्तों इस हिसाब से जब आप इस पी बी को यहां ले आओगे तो पी ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी पी बी के साथ। और ये कंडीशन है दोस्तों कब के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस कंडीशन पे, 1 नंबर के भी, 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, याद रखना इस बात को, ठीक है। जब भी कभी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगी, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए की प्रोबेबिलिटी इनटू बी की प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल हुआ करेगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल। बात समझ में आ रही दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों ऐसा है, इस वीडियो को हम यहाँ पर कर रहे हैं समाप्त। इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताए कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लाएंगे और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने इस वीडियो में देख लिया है। अब 13.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करो, सारे के सारे ट्राई करो, जिसमें भी दिक्कत आ रही है भैया मार्क करो, और इस वीडियो को देखते ही भैया आज में ही कॉमेंट कर देना कि हाँ सर हमें इन क्वेश्चन में दिक्कत आई है, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लिए उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। अच्छा बच्चों एक बात और यार, आप लोग जब वीडियो देखते हो ना यार तो कमेंट जरूर किया करो, मुझे ना पता नहीं चलता कि कितने बच्चे वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं। हाँ एक चीज़ मैंने देखी कि हाँ प्रोबेबिलिटी वाले वीडियोस पे जो वॉच टाइम और व्यूज़ वगैरह अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग कमेंट भी कर दिया करो ना कि हाँ हमने सर वीडियो देख लिया है, हमें इस चीज़ में समझ में नहीं आया, हमें उस चीज़ में दिक्कत हुई है, या फिर ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपने रिएक्शन दे दिया करो ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूँ, जहाँ पर आप लोगों को दिक्कतें आई हैं उन प्रॉब्लम्स को बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूँ। तो बेटा ऐसा है, जो भी अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है ना कमेंट वीडियो में जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। और एक और इन्फॉर्मेशन जो पिछले 2-3 वीडियो से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अनअकैडमी के द्वारा 2 दिन का बेटा एक फ्री करियर क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है 28 और 29 नवंबर का। देखिए 28 और 29 नवंबर के ये जो 2 दिन है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अनअकैडमी ने अलग अलग टाइम स्लॉट बना रखे हैं कि हाँ 10 बजे हम इस फील्ड पर बात करेंगे, 11 बजे हम इस वाले एरिया पे बात करेंगे, 1 बजे इस अलग पॉइंट पे बात किया जाएगा, 2 बजे किसी और पे बात किया जाएगा। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे आप डिफेंस में इंटरेस्टेड हो, फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, मैनेजमेंट में हो, अकाउंटेंसी में हो, इंजीनियरिंग में हो, जो भी आपका इंटरेस्ट भैया, ठीक है, हर एक इंटरेस्ट पर मेरे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समिट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों आप लोग नॉलेज ले सकते हैं। देखो ज्ञान जब भी मिलता है ना तो हमेशा कभी ना कभी काम आता ही है, ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, भविष्य में बेटा आपको इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं बेटा अब आप लोगों से सीधा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।